बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद इमरान जाफ़र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IJK एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक पहले बता दूं लेंथी हो सकता है। आखिरी टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 13 सेकंड ईयर फिजिक्स का, जो कि पहला चैप्टर है सेकंड ईयर का, और इस टॉपिक का नाम है जी स्टीलर एवोल्यूशन। मैं पहले बताता चला जाऊं कि आपने इससे बड़े दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने इसे बड़े गौर से सुनना है। कोशिश करें मैं जो यहाँ पे बोलूँगा आप साथ साथ उसको नोट करते जाएं, लिखते जाएं, ठीक है? क्योंकि जो पॉइंट्स होंगे वो लिखने वाले हैं सारे आप, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम हर एक पॉइंट को लिखेंगे। मैं आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली स्टेलर एवोल्यूशन है क्या, ठीक है जी? असल में इसका मतलब क्या, बर्थ साइकिल ऑफ अ स्टार। एक जो स्टार है वो कैसे पैदा होता है। याद रखें, स्टीलर एवोल्यूशन में हमने 3 चीज़ें पढ़नी है: बर्थ, लाइफ एंड डेथ ऑफ स्टार। कि जो स्टार है पैदा कैसे होता है, इसका लाइफ साइकिल क्या है और इसकी डेथ कैसे होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा जो स्टार है वो ज़्यादा लाइफ स्पैन गुजारता है, कौन सा स्टार कम लाइफ स्पैन गुजारता है। उसके बाद इसको पास फ्यूल कहाँ से आता है। एक बड़ी मज़े की बात है कि स्टार वो वाहिद चीज़ है जो अपनी एनर्जी खुद क्रिएट करती है, ठीक है? अब ये एनर्जी क्रिएट कैसे करती है ये हम देखेंगे। वैसे आप थोड़ा शॉकिंग होंगे कि एनर्जी कैसे क्रिएट की जाती है ना, कि आपने पढ़ा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हम देखेंगे स्टार अपनी एनर्जी पैदा खुद कैसे करता है। तो स्टेलर एवोल्यूशन बेसिकली क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, इसको हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा हम अपने बुक के लेवल पर रहकर, FSC के लेवल पर रहकर हम न्यूट्रॉन स्टार को और सन को भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है जी? तो शुरू करते हैं कि हमारे पास स्टार किस तरह पैदा होता है। बच्चों, 2 तरह के स्टार होते हैं, एक हैवी मैस और एक होते हैं लाइटर मैस। जो हमारा सन है ये है लाइटर से, आप कह लें कि एवरेज या मीडियम साइज स्टार है। तो हम सन की भी बात करेंगे और दीगर स्टार। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा स्टार है ये बनता है, पहले जो उसकी स्टेज होती है उसे हम कहते हैं नेबुला। तो नेबुला बेसिकली क्या है, नेबुला इसकी फर्स्ट स्टेज है स्टार की। ये क्या है, एक क्लाउड ऑफ गैस, ठीक है जी? गैस का एक आप कह लें कि, और गैस एंड डस्ट, गैस और डस्ट का एक क्लाउड होता है जो कि हमारे स्टार के बनने की आप कह लें पैदाइश की वजह होती है। जब गैस और डस्ट मिलते हैं तो वहां पर जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं नेबुला। अब नेबुला में क्या है, जब गैस और डस्ट पार्टिकल जो हमारे मौजूद हैं इस हमारी स्पेस में, अब डस्ट कौन सी है, वहाँ पे वो डिफरेंट आप कह लें कि प्लैनेट्स वगैरह की, डिफरेंट जो स्टार्स वगैरह मौजूद, उनकी जो बाकियात वगैरह है वहाँ पे वो मिस्ट भी हो सकती है, वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं, ये सब मिलकर एक बादल सा बनाते हैं, उसे हम कहते हैं जी नेबुला। अब नेबुला क्या करता है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी क्या करी, वो जो गैस और डस्ट पार्टिकल्स हैं उसे क्या करें अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। अगर तो वो कामयाब हो जाए, वो जो आपके लिए गैस इकट्ठी होना शुरू हो जाए ग्रेविटी की वजह से, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है नेबुला की वो होता है प्रोटोस्टार। अब आप कहेंगे प्रोटोस्टार बेसिकली इसे आप बेबी स्टार भी कह सकते हैं, कि एक छोटा सा स्टार बन चुका, तकरीबन ये राउंड शेप में बनता है प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार के बाद फर्दर इसमें आगे चलकर अगर जाए, प्रोटोस्टार फिर क्या करता है, जब प्रोटोस्टार बनता है तो इसके अंदर फिर अगला जो आपके नेक्स्ट लेवल है वो है मेन सीक्वेंस। उसे हम कहते हैं जी मेन सीक्वेंस। हमारा जो सन इस वक्त है वो मौजूद है मेन सीक्वेंस में, ठीक है जी? अब मेन सीक्वेंस में क्या होता है, मेन सीक्वेंस में बेसिकली स्टार्ट हो जाता है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, 2 लाइट पार्टिकल्स का, 2 लाइट न्यूक्लियाई का मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनना, उसे हम कहते हैं जी फ्यूजन रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं सन की, क्योंकि सन हमारा स्टार है, हमारा सन इस वक्त मेन सीक्वेंस में मौजूद है, ठीक है? और सन के अंदर क्या है, जब पहुंचती है मेन सीक्वेंस तक स्टार की लाइफ, तो वहां पे फ्यूजन रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाना शुरू कर देते हैं, और प्लस वहां से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब कितनी हाइड्रोजन, आप कह लें कि 600 बिलियन टन पर सेकंड, इतनी जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, 595 बिलियन टन ऑफ हीलियम में। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो 5 बिलियन टन है वो कहां पर गया। वो 5 बिलियन टन जो है, वो जो मैस है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आप कह लें कि 100 बिलियन टाइम्स ज्यादा
100 बिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है पर सेकंड अगर हम इस ज़मीन पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएं। और न्यूक्लियर बॉम्ब की तो आपको पता है कितनी हाई एनर्जी होती है, आपने नागासाकी और हिरोशिमा के वाक़यात वगैरह पढ़ रखे हैं। तो उससे क्या होता है, अब आप कहते हैं 100 बिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी पर सेकंड क्रिएट हो रही है कहाँ पर, हमारे सन में। ठीक है, मुसलसल हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम में। तो ये प्रोसेस क्या होता है, जब इस सीक्वेंस में आता है, इस लाइफ स्टेज पे होता है, तो हम स्टार क्या कहते हैं कि अब किस में है, मेन सीक्वेंस में। पहला नेबुला डस्ट पार्टिकल, फिर उसके बाद जब ग्रेविटी ने उसे इकट्ठा किया, प्रॉपर सी शेप बन गई राउंड टाइप, उसे प्रोटोस्टार। इसके बाद आ गया मेन सीक्वेंस। मेन सीक्वेंस में जारी किया है जी फ्यूजन रिएक्शन। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जब मेन सीक्वेंस में होता है तो हमारा जो स्टार है, कोई भी स्टार है, वो होता है स्टेबल कंडीशन में या एक्विलिब्रियम कंडीशन में। उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। अब हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वेशन क्या है, डेल पी ओवर डेल आर इज इक्वल टू माइनस जी एम रो ओवर आर स्केयर। इधर आर लिख देते हैं, इधर क्या है आर। अब यहां पर डेल पी ओवर आर क्या है, डेल पी ओवर आर है चेंज इन प्रेशर ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू आप कहते हैं रेडियस। मतलब वो जो सर्कल टाइप आप कहते हैं सर्कल बना है, स्टार बना है, यहां तक जो फासला क्या है, इसका रेडियस कहलाएगा। अब चेंज इन प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर कैसे चेंज होगा, तो याद रखें जब हीलियम हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम में, तो वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हमने लास्ट पूरी काइनेटिक थ्योरी में पढ़ते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर ऑफ गैस हमने पढ़ा था क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्टार का प्रेशर भी क्या है, वो गैसेस क्या करेंगी, ज्यादा क्रिएट करेंगे। अब यहां पर आकर दो कंडीशन आएगी, हमने एक्विलिब्रियम का, हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम, कि क्या होगा, जो ग्रेविटी है स्टार की, लेट्स सपोज ये स्टार है, इसमें क्या है, ग्रेविटी अपनी तरफ इनवर्ड खींच रही है, कोशिश कर रही है कि वो स्टार को क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे। जबकि क्या है, अंदर चूंकि हीट बहुत पैदा हो चुकी है, एनर्जी बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी है, तो अंदर क्या है, जो प्रेशर है वो इसको आउटवर्ड पुश कर रहा है। तो जब ये दोनों प्रेशर जो आउटवर्ड लग रहा है और ग्रेविटी जो अंदर की तरफ स्टार को खींच रही, कॉन्ट्रैक्ट करा रही है, ये बैलेंस हो जाएंगे, तो हम उस कंडीशन को कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। ये कंडीशन कहलाएगी हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। और इसी वक्त हमारा जो सन है, जो याद रखें जो हमारा सन है, मैं सन को साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूं, ये 4.6 बिलियन ईयर्स अपनी जिंदगी के गुजार चुका है। मतलब इस वक्त ये किस में है, मेन सीक्वेंस स्टेज में है। ठीक है जी। और हमारे जो सन है इसकी लाइफ तकरीबन 10 बिलियन ईयर्स है। अब ये कौन कौन से स्टेज से गुजरता है, इसको भी हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। अब हाइड्रोस्टैटिक जब आपके पास आया हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, वहां पर क्या हुआ, प्रेशर जो आउटवर्ड लग रहा है और ग्रेविटी अंदर लग रही, बैलेंस हो गया। जो हमारा स्टार ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ना ही एक्सपैंड कर रहा होगा। ठीक हो गया। अब क्या है, यहाँ पर जी क्या है, जी वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी हमने न्यूटन में फॉर्मूला पढ़ा था, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वही जी है। जबकि एम क्या है, मैस ऑफ स्टार, कि कितना मैस इसमें इनक्लोज्ड है, वो क्या है एम। आर का मतलब क्या, जितने रेडियस आर में है। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टार, मतलब वो जो कितना डेंस है उसकी डेंसिटी। और आर क्या है, सेंटर से लेकर आउटर सरफेस तक, आप इसे सिंपली रेडियस कह लें, इसका स्क्वायर। अगर आपने एक ये फार्मूला जो आपको देखा देखा लग रहा है, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर का स्क्वायर। न्यूटन ने कहा था कि जब भी दो मैसेज आपस में करीब आते हैं तो वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिनके प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियस वो क्या है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये वाली इक्वेशन सेम यही है, लेकिन थोड़ी सी इसने क्या की है, इसकी सेंस चेंज की है। अब कैसे सेंस चेंज की है, कि अगर मैं यहाँ पर एफ को लिखूँ, डिवाइड कर दूँ वॉल्यूम से, ठीक है, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाइड बाय और डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो ये वॉल्यूम है, ए मल्टीप्लाइड बाय आर कहने के लेंथ है। इधर अगर मैं लिखूँ जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर मैं वॉल्यूम लिख देता हूं, इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड किया, इधर भी वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम से डिवाइड किया दोनों तरफ। तो मैथ यही कहती है, अगर दोनों साइड पे आप सेम काम करें तो इसकी वजह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है, डेंसिटी के। यहां पर क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये क्या है, प्रेशर ओवर रेडियस इज इक्वल टू जी एम डेंसिटी ओवर आर्स के, तो वही फार्मूला बन रहा है। तो बेसिकली आपने इसको देखकर परेशान नहीं होना, ये सेम वही फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ही।
अच्छा, जब हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारा स्टार कहाँ पर पहुंचा, मेन सीक्वेंस में। अब मेन सीक्वेंस पर आकर स्टार की हमारे पास फर्दर हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। या तो जो स्टार हमारे पास हैं वो होंगे लोअर मैस, उनका मैस कम होगा या दरमियाना सा होगा, या फिर होंगे हाई मैस वाले स्टार। एक और बात याद रखें, और वो ये है कि जो स्टार की लाइफ है ना, वो डिपेंड करती है, जो लाइफ है स्टार की वो डिपेंड करती है मैस ऑफ स्टार पर, मैस ऑफ स्टार पर। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब क्या है, जिस स्टार का मैस ज्यादा होगा उसका लाइफ टाइम कम होगा, और जिस स्टार का मैस कम होगा उसका लाइफ टाइम ज्यादा होगा। आपकी बुक ने इसको गलत लिखा है, उल्ट लिखता है, मे भी मिस प्रिंट हो गया हो, तो आपने याद रखना है वो स्टार जिनका मैस कम होगा वो लॉन्गर टाइम स्पेन गुजारेंगे, और वो स्टार जिनका मैस ज्यादा होगा वो कम लाइफ अपना टाइम गुजारेंगे। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा हैवियर मैस वाले हैं उनमें जो रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन, वो बड़ा रैपिडली होता है और अपनी एनर्जी बहुत जल्द एग्जॉस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं मेन सीक्वेंस के आगे दो तरह के। ठीक है, नेबुला बन गया, नेबुला से प्रोटोस्टार। पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो लोअर मैस स्टार हैं, जिसमें हमारा लोअर से लेकर मीडियम हमारा सन भी आ जाता है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं लोअर मैस स्टार की। मेन सीक्वेंस पर आने के बाद जो अगला इसका आप कह लें कि स्टेज है स्टार की लोअर मैस की, वो है रेड जाइंट। उसे हम कहते हैं जी रेड जाइंट। अब रेड जाइंट का मतलब क्या है? रेड जाइंट का मतलब यह है कि जब स्टार हमने कहा अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जैसे जैसे हीलियम चेंज होती, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती जा रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है कोर का। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी कोर में। वहाँ पर क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसका डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जो अंदर से कोर है स्टार की वो डेंस और हॉटर होना शुरू हो जाएगी, मतलब ग्रेविटी अंदर ज़्यादा। लेकिन उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, जो आउटर सरफेस है, बाहर वाला एरिया है, वो क्या होगा, वो थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाएगा, वो लेस डेंसर, और उसकी जो सरफेस है आप कह लें वो कूलर होना शुरू हो जाएगी। तो रेड जाइंट पर आकर क्या होता है कि अंदर कोर हार्ड और डेंसर होना शुरू हो जाती है, और जो सरफेस एरिया है वो कूलर होना जो शुरू हो जाता है और लेस डेंस है। तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, ये जो स्टार की इसमें जो है उसका साइज ऑफ स्टार, जो साइज है स्टार का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। साइज ऑफ स्टार क्या कहता है, इंक्रीज करता है। इस स्टेज को हम कहते हैं रेड जाइंट। ठीक हो गया। अब रेड जाइंट जैसे जैसे स्टार का साइज आपके इंक्रीज हो रहा है, अंदर जो आपके लिए बाहर जब एक्सपैंड कर रहा है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक होती जा रही है बाहर वाली आउटर सरफेस पर। तो आउटर सरफेस फिर क्या करती है, अचानक से फटना शुरू हो जाती है। दोबारा फिर क्या होता है, अंदर से कोर और बाहर क्या होती है, आउटर सरफेस आपके स्प्रेड होना, टूटना शुरू हो जाती है। उस वक्त वो जो स्टार बनता है उसे हम कहते हैं प्लेनेटरी नेबुला। ठीक है जी। अब प्लेनेटरी नेबुला बन गया, इसमें क्या दोबारा नेबुला टाइप की शेप बन जाती है कि गैसेस साइड पर और अंदर स्टार कोर क्या है, बड़ी हार्ड डेंसर, और उसका आप कह लें कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब प्लेनेटरी नेबुला के बाद अगला जो स्टेज आती है, अब स्टार आप कह लेंगे मरने की तरफ जा रहा है, डेथ की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त जो स्टेज आती है इसमें जो कोर बच जाती है, कोर स्टार के लैला हो जाती है और गैसेस सारी फैल जाती है एटमॉस्फेयर में। वो जो कोर बचती है उसे कहते हैं, बिल्कुल छोटी सी होती है, उसे कहते हैं वाइट डवार्फ। ठीक है। यहां पर आकर इसके बाद ये फिर वाइट डवार्फ आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होकर ब्लैक डवार्फ में, और स्टार क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, खत्म होता है। हमारा सन का भी सेम यही सीक्वेंस है। उसमें हमने सन को भी पढ़ लिया है कि सन का सीक्वेंस भी क्या है, सेम यही है कि सन हमारा क्या है, पहले प्रोटोस्टार था, प्रोटोस्टार के बाद क्या हुआ, मेन सीक्वेंस में आया। अब इस वक्त हमारा जो सन है वो मेन सीक्वेंस में जा रहा है। इसके बाद क्या है, रेड जाइंट में बनेगा, और फिर क्या है, प्लेनेटरी नेबुला, और उसके बाद वाइट डवार्फ बनकर हमारा सूरज क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये तो हमने डिस्कस किया किसके लिए, लोअर मैसिव स्टार के लिए। अब हायर मैसिव स्टार के लिए हमारे पास क्या होगा, हायर मैसिव स्टार के लिए जब हायर मैसिव स्टार प्रोटोस्टार से मेरे पास बनेगा हायर मैस स्टार, और जो हायर मैस स्टार है ये फिर कन्वर्ट होगा जिस स्टेज में उसे हम कहते हैं सुपर रेड जाइंट। उस स्टेज को कहेंगे सुपर रेड जाइंट। अब यहां पर क्या होता है,
सुपर रेड जाइंट में आपके पास जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होती है, पहले सारे की सारे फ्यूजन होती है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, प्लस एनर्जी यहां से निकलती है। उसके बाद क्या होता है, जब सारी एग्जॉस्ट हो चुकी है हाइड्रोजन, फिर हीलियम कन्वर्ट होती है किसमें फ्यूजन के बाद हीलियम कन्वर्ट हो जाती है कार्बन से कार्बन में, और फिर कार्बन यहाँ पे आप कह लें कि हैवी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन जो है इसके बाद नियॉन में, और फिर नियॉन की फ्यूजन होती है ये सिलिकॉन में, और सिलिकॉन के बाद जो आप कह लें कि कन्वर्ट होती है आयरन में। तो हैवी मैस जो स्टार है उसमें क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन, पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जब सारी हाइड्रोजन खत्म हीलियम में, और हीलियम के बाद फिर किस में कन्वर्ट होती है कार्बन में, कार्बन के बाद फिर इसकी फ्यूजन होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्यूजन नियॉन, नियॉन के बाद सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद आयरन। अब आयरन इतना डेंसर हो जाता है कि इसको फर्दर आप कह फ्यूज नहीं किया जा सकता, तो यहां पर आकर रुक जाता है काम। उसके बाद जो रेड सुपर जेंट है ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फिर एक आपका एक फिनोमेना परफॉर्म करता है विद इन सेकंड। जब आयरन कोर बन जाती है फिर विद इन सेकंड्स क्या होता है, रेड सुपर जेंट कन्वर्ट होता है सुपरनोवा में। सुपरनोवा मतलब क्या, इतना डेंस हो जाता है, इतनी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है कि ग्रेविटी कोलैप्स करती है, और फिर सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा से फर्दर फिर आपके पास क्या है, दो कैटेगरीज में कन्वर्ट हो सकता है स्टार, डिपेंडिंग ऑन देयर मैसेज, डिपेंडिंग ऑन देयर मैसेज क्या है, अगर तो स्टार का मैस है कम, लेस मैस, मतलब किसके मुकाबले में, याद रखें लोअर मैस जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके मुताबिक उसके मुकाबले में इसका लेस मैस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर क्या है सुपरनोवा, अगर स्टार का मैस क्या है, हायर मैस। दो कंडीशन है, या तो सुपरनोवा के बाद अगर तो स्टार है लेस मैस वाली साइड पर तो फिर ये कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन स्टार में, ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन स्टार में। और उसके बाद अगर हायर मैस है तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक होल में, ठीक है जी। अब न्यूट्रॉन स्टार क्या है, ये भी एक बड़ा डेंसर, बहुत ही डेंसर ऑब्जेक्ट है। इसकी डेंसिटी का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एक जो चम्मच होता है ये आर्म स्पून, ये आप न्यूट्रॉन स्टार का भरें तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मैस, इतना ज्यादा डेंसर है आता है। और न्यूट्रॉन स्टार अभी तक हम इसके स्ट्रक्चर को प्रॉपरली नासा डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमसे क्या बहुत ही दूर, बहुत ही पार्सक दूर है। पार्सक का मैंने वर्ड यूज किया है, पार्सक का मतलब बच्चों होता है, ये एक यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक है जी, पार्सक यूनिट है डिस्टेंस का। और एक पार्सक चलें याद रख लें, जो 1 पार्सक है ये बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर्स के। अब लाइट ईयर्स किसके बराबर होता है, लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है, याद रखें। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। अब इस बात से अंदाजा लगा लें कि एक सेकंड में जो लाइट है वो 30 लाख किलोमीटर करती है। मतलब क्या है, एक सेकंड में जो लाइट है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड मीटर करती, ठीक है जी। तो अगर एक साल तक वो चलती रहे तो जितना फासला तय करेगी उसे हम कहेंगे 1 लाइट ईयर, और 3.26 लाइट ईयर होते हैं एक पार्सक में, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार की बात कर रहे थे। न्यूट्रॉन स्टार चूंकि हमसे बहुत दूर हैं तो इसको ज्यादा स्टडी अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन नासा ये कहती है कि ये न्यूट्रॉन स्टार हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस तरह स्पिन कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और अपने अंदर से लाइट रेडिएशन की पल्सेस निकाल रहे हैं, जिसे कहते हैं पल्सर्स, ठीक है। ये पल्सर्स क्यों होती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स अपने अंदर से पल्सर्स निकाल रहे हैं। उसके बाद जो अगर हायर मैस हो तो उसमें जो सुपरनोवा के बाद बनता है वो होता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल हमारे पास क्या है, इतना आपके लिए डेंसर मीडियम है, इतनी ये स्पेस टाइम कर्व जो है कर्वेचर उसको बेंड करता है कि लाइट भी से एस्केप नहीं कर सकती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि स्टार पैदा कैसे होते हैं, इनका फ्यूल कहाँ से आता है, गैसेस के फ्यूजन से। उसके बाद इनकी एज किस पे डिपेंड करती है, मैस पे डिपेंड करती है। जिसका जितना मैस ज़्यादा उसकी एज उतनी कम, और जिसके जितना मैस कम उसकी एज उतनी क्या हो गई, ज़्यादा। फिर हमने देखा कि लोअर मैस स्टार किस तरह फॉर्म करते हैं और कैसे डेथ होते हैं। लोअर मैस में पहले नेबुला होता है, फिर उससे प्रोटोस्टार बनता है, फिर स्टार मेन सीक्वेंस में आता है। मेन सीक्वेंस में आने के बाद फिर ये रेड जाइंट बनता है, रेड जाइंट से ये फिर प्लैनेटरी नेबुला बनता है, और प्लैनेटरी नेबुला से फिर ये डवार्फ बनता है, और डेथ हो जाती है स्टार की। उसके बाद अगर हायर मैस होंगे तो फिर उसमें क्या है, स्टार्ट में प्रोटोस्टार के बाद वो क्या बनेगा जी, सुपर रेड जाइंट।
सुपर रेड जायंट में उसकी कोर कहाँ तक जाएगी, आयरन तक जाकर डेंसर होगी, उसके बाद विद इन सेकंड ये कोलैप्स कर जाएगा और सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा परफॉर्म करने के बाद दो कंडीशन होंगी, अगर तो लेस मैस की तरफ स्टार फॉल कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, बड़ा ही डेंस मटेरियल है, और अगर हायर मैस होगा तो ब्लैक होल बनेगा। इसके बाद हमने देखा कि न्यूट्रॉन स्टार क्या है, नासा ने इसके बारे में क्या कहा है, और फिर हमने देखा सन की हमारी वही स्टेजेस हैं जो किसकी हैं, लोअर मैस के शुरू में डिस्कस की। और इस वक्त जो हमारा सन है वो किस में है, वो मेन सीक्वेंस में है, और इसकी लाइफ 4.6 बिलियन ईयर्स गुजर गई, अभी तकरीबन 5-6 बिलियन पड़ी हुई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारी ये तो शायद 50-60 साल ही हो, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद आपने ये देखा कि एक सेकंड में जो न्यूक्लियर अपना हमारे पास सन की रोशनी आ रही है, किसकी वजह से है, ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन इन द न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। इस वक्त जो हमारे पास सूरज है वो हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम में है, मतलब जो अंदर की तरफ ग्रेविटी खींच रही है सूरज को वो बराबर है उस प्रेशर के जो उसे क्या कर रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। इस वक्त हाइड्रोस्टैटिक अपना एक्विलिब्रियम में है। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको मेन एफएससी के लेवल पर रहकर, आपकी बुक के लेवल पर रहकर समझाएं स्टेलर एवोल्यूशन, बर्थ साइकिल ऑफ अ स्टार की किस तरह पैदा होता है, किस तरह डेथ होता है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये था हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई आप राय देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर आपका चैप्टर एंड हो गया 13। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी नए लेक्चर में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी समातों का शुक्रिया।